और इस वक्त की अहम खबर से हम शुरुआत करेंगे। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में अब शिद्दत आ गई है। इस हफ्ते बीजेपी के सभी अरकान पार्लियामान ये टीका लगवाएंगे और सबसे अहम बात ये कि सभी अरकान ये वैक्सीन कीमत देके लगवाएंगे। तो जो अहम नाम है वो भी आपको बता दें, एम वेंकैया नायडू, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, इन्होंने भी ये टीके लगवाए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से आज सुबह हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये टीका लगवाया, तो लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ भारत की जो मुहिम है वो अब तेज होती जा रही है। और इस हफ्ते बीजेपी के सभी अरकान पार्लियामान कोरोना का ये टीका लगवाएंगे। सबसे अहम बात ये तमाम इसके पैसे देकर, इसकी कीमत देकर ये टीका लगवाएंगे, मुफ्त में ये टीका नहीं लेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म के कोवैक्सीन का टीका लगवाने पर भारत बायोटेक का पहला रद्देअमल सामने आया। भारत बायोटेक ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए वज़ीर-ए-आज़म की गैर मामूली सुपुर्दगी तरगीब देने वाली है। कंपनी का कहना है कि हम कोरोना से मुत्तहिद होकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को। अब किसी भी किस्म की इससे संबंधित अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर, दुष्प्रचार पर और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू था, ये हमेशा के लिए इट शुड बी बरीड वंस फॉर ऑल। लेकिन जो ऑपोजिशन ने सवाल उठाए थे कि साइंटिफिक नहीं है ये, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब लगा के ये नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो उसको जो बात को हमारे देश के इतने सारे हेल्थ वर्कर्स और इतने सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन को लगवाकर, और उससे भी ज़्यादा दुनिया के अंदर 28 देशों को हम वैक्सीन्स आज करीब 2.90 करोड़ डोजेज हम भेज चुके हैं। और अभी शायद 3-4 दर्जन देश ऐसे हैं जो हमसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ क्या होगा। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ले लिया, डाटा के बारे में कभी किसी को डाउट नहीं रहा। राजनीतिक दृष्टि से कोई कुछ भी बयान देता रहे, लेकिन कभी भी सरकार को, सरकार के एक्सपर्ट्स को, सरकार के वैज्ञानिकों को कोवैक्सीन की सेफ्टी के संदर्भ में, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी के संदर्भ में कोई भी संदेह कभी नहीं था। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं कोवैक्सीन ली है, तो इसके बाद भी इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा करते रहना, मैं समझता हूं कि ये बेमायने है। और वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 60 साल के बाद कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी उम्र जितनी थी हम जी चुके हैं। इस मामले को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इश्तेहारबाजी है। मैं 70 प्लस हूँ। अब मेरा तो ये उद्देश्य है भाई, मेरे बजाय आप मेरे से यंगस्टर्स को दो जो लॉन्गविटी ऑफ लाइफ रहती है उसकी। अब हमारी जो लाइफ है तो 10-15 साल की रहती है, तो आप लोगों को बचाने के लिए दे दो, मेरे को दे, मैं भी लेता हूँ। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के दीगर लीडरों को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अगर ये लीडर पार्टी की खामियों की जानिब कुछ इशारा कर भी रहे हैं तो उन्हें बागी समझना गलत है। और पीएम मोदी की तारीफ के ताल्लुक से दिए गए गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर संदीप दीक्षित ने कहा कि आज़ाद ने पीएम की तारीफ नहीं की बल्कि तंज किया, जो सिर्फ समझदार लोग ही समझ सकते हैं। पीएम के आज कोरोना वैक्सीन लेने पर भी संदीप दीक्षित ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। चीख वो वाली बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि ये पीएम वो हैं जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि बीजेपी में एक पुरानी रही है कि मुखौटे बन के घूमते हैं। आज के पहले मुख्य प्रधानमंत्रियों में, नेताओं में भी वही सोच थी जो आज है
कि इस तरीके से हमको देश की संस्थाओं को पंगु बनाना है, हर चीज़ को सांप्रदायिक चश्मे के साथ देखना है, उस तरीके के लोगों में भावनाएं भड़कानी है, उस तरीके से अपना वोट बढ़ाना है। इस प्रधानमंत्री में क्या है कि ये जो हैं वो करते हैं, तो उस मामले में ठीक रहता, पता रहता। भाई इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी जो कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये किसने कह दिया, क्या कहा है गुलाम नबी जी ने कि वो जो करते हैं उसकी हम तारीफ करें? हाँ, उन्होंने कुछ कहा है कि उनका हम्बल बैकग्राउंड है, वो तो उसमें तो हम कोई भी तारीफ करेगा। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ महाअगाड़ी हुकूमत से ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा किया है। अबू आसिम आजमी असेंबली अहाते में पोस्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने हुकूमत से दरियाफ्त किया कि मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन लागू कब किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत 5% रिजर्वेशन लागू नहीं करती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। बीजेपी ने नहीं सुना, बोला हम इसका लीगल इसकी वो करेंगे, छानबी करेंगे, लेकिन बीजेपी 5 साल तक कांग्रेस एनसीपी चिल्लाती रही, बीजेपी ने सुना नहीं। अब कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार आ गई है, तुरंत इस बिल को इसको लागू करो 5%, क्योंकि अब कोई रुकावट नहीं है। जब हाईकोर्ट ने बोल दिया तो रुकावट कोई है ही नहीं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में कुछ जीनियस से रूबरू करा रहे हैं। बायजूस के यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल और अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहानी सैनी से। इनकी हौसला अफजाई की पीवी सिंधु ने। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा, इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चुल्लू लाओ, भाई पानी लाओ। डूब जाता हूं इसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीत। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And Yeah. I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, ओलंपियाड जीत चुके हैं. You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, 2664 जेर समात कैदियों को खुद सुपुर्दगी का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है। 15 दिन के अंदर ये खुद सुपुर्दगी करना है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इन कैदियों को ये जमानत दी गई थी। हाईकोर्ट ने इन्हें मरहलावार अंदाज में खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि गुज़िश्ता साल 2 से 13 नवंबर के बीच खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था। तो 2674 जेर समात कैदियों को खुद सुपुर्दगी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। 15 दिन के अंदर इन्हें खुद सुपुर्दगी करना है। आपको बताएं कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इन कैदियों को ये जमानत दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने इन्हें मरहलेवार खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था।
गुज़िश्ता साल 2 से 13 नवंबर के बीच खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था। दिल्ली फसाद मामले से जुड़ी अहम खबर है, जिसमें मुलजिम शाहरुख पठान की जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये नोटिस जारी किया है और अब इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को होगी। तो दिल्ली फसाद मामला, मुलजिम शाहरुख पठान की जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। तो अहम खबर दिल्ली फसाद मामले से जुड़ी हुई, जिसमें मुलजिम शाहरुख पठान की जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जहेज का खात्मा और जहेज की लानत जैसे जुमले सिर्फ हमारे समाज की सच्चाइयों पर पर्देदारी का ही काम कर रहे हैं। हकीकत में हमारा समाज इन तमाम जुमलों से सिर्फ और सिर्फ अपना दिल बहलाता है। घरेलू तशद्दुद की शिकार हमारी हजारों बहनें बेटियां अपना दर्द सीने में ही छुपा कर रखती हैं, अपने वालिदैन और ससुराल की इज्जत पर आंच तक नहीं आने देती। अगर किसी ने इन लानतों के खिलाफ जरा से भी आवाज बुलंद करने की कोशिश भी की तो उसे हमारा ये समाज दबा देता है, चुप करा देता है, दफन कर देता है। ऐसी ही एक हकीकत गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली आयशा की है। चेहरे पर खूबसूरत हंसी, लेकिन दिल और आंखों में इतना दर्द कि देखकर कोई भी इस लड़की के दर्द का अंदाजा कर सकता है। इस हंसती हुई लड़की का खुदकुशी से पहले का यह आखिरी वीडियो रहा। अपने खानदान को वीडियो भेजने के बाद इसने नदी में छलांग लगा दी। मामला 25 फरवरी का है। अहमदाबाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, तफ्तीश जारी है। हालांकि आयशा ने खुदकुशी करने से पहले अपने वालिदैन को भी फ़ोन किया था। उनके वालिद ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन आयशा नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने खुदकुशी का रास्ता ही चुना। वीडियो में आयशा के खुदकुशी के पीछे का दुख वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई है, आप खुद ही इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की जिंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली होगी। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस पेट्रोल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आजादी चाहिए ठीक है, वो आजाद रहे। चलो, अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। काफी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम रहें। किसी भी मुल्क की तरक्की दुश्मनी से नहीं, दोस्ती से ही मुमकिन है। मुल्क के मारूफ फनकार, ड्रामा निगार असगर वजाहत ने बेंगलुरु में ये बात कही। बेंगलुरु के अलायंस फ्रांसे में असगर वजाहत का ड्रामा जिसने लाहौर नहीं दिखिया स्टेज किया गया। मारूफ ड्रामा निगार जफर मुहिउद्दीन की हिदायतकारी में इस ड्रामे को पेश किया गया। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नाटक है। एक कहावत है, लाहौर में एक कहावत कही जाती है वर्षों से कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं, मतलब वो पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर इतना खूबसूरत शहर है कि अगर किसी ने नहीं देखा, बल्कि नाटक के अंदर भी ये लाइन आती है कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं। तो अगर आप इस पूरे नाटक में से बंटवारे को निकाल भी दें तो भी ये नाटक उतना ही रेलेवेंट रहता है, क्योंकि ये आपसी ताल्लुकात की बात करता है, ये समाज में हारमोनी की बात करता है। लोगों को मालूम हो, क्योंकि बहुत से लोग क्या समझ रहे हैं, जिसने लाहौर समझते ही समझते हैं कि हम कुछ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं। जहाँ लकीरें खींची गई वहाँ की कहानियाँ क्या थीं, मंटो की कहानियाँ आपने पढ़ी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियाँ आप पढ़ी हैं, ये भी एक कहानी है। देखिए, दुश्मनी नहीं चलती है, लंबे अरसे तक दुश्मनी नहीं चलती है। आपने देखा कि यूरोप में जो मुल्क एक दूसरे के मुखालिफ थे, सैकड़ों साल तक मुखालिफ रहे, लेकिन वो बाद में दोस्त बने, क्योंकि दुश्मनी से आगे कोई नहीं बढ़ सकता है, दोस्ती से ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुल्कों के बीच में अच्छे ताल्लुकात पैदा हों, दोनों मुल्कों को जो है रिस्पेक्ट मिले बराबर की, और इस तरह से वो आगे आएँ, तभी कोई हल निकलेगा, अदरवाइज नहीं। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। जम्मू कश्मीर के भैलिसा और आसपास के इलाकों में तालीमी सरगर्मियों का आज से आगाज़ हुआ। तकरीबन 11 महीनों के बाद स्कूल खुल रहे हैं। कोरोना के पेश नज़र स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इस तरह श्रीनगर में भी करीब 1 साल के बाद आज से स्कूल खुले। तलबा और असातिज़ा के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और हमें 2G स्पीड पे नेट चल रहा था, उस पर हमको ये क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, और मैम्स को भी डिस्कनेक्ट हो रहा था नेट, जिसकी वजह से हम लोग क्लासेस दे पा रहे थे। अब हम लोग स्कूल आए, हम बहुत खुश हैं। और अब यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि सैनिटाइज़र, मास्क और वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। स्कूल में घुसे तो पहले हमें सैनिटाइज़र लगाया, वो ये तो बस बहुत टाइम के बाद टीचर से मिले, बहुत अच्छा लगा। और हमारी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्योंकि पहले 2G नेट चल रहे थे, तो उस वजह से हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही थी। और 4G थे, बट तो भी प्रॉब्लम होती थी। अब स्कूल आए तो वो अब थोड़ी सी अच्छी से पढ़ाई होगी। खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स से मिलके, अपनी टीचर्स से मिलके। और स्कूल में मज़ा अलग होता है, घर बैठे बैठे अब बोर हो गए थे, अब काम भी नहीं उतना अच्छे से कर पाते थे, अब स्कूल आते लगता है जैसे ताज़ा हो गए हैं अब। तो सुबह से ही आपने बच्चों में और स्टाफ में वलवला देखा, और आपने देखा स्कूल कितना खूबसूरत करके हैं, हर जगह बैनर्स है, वेलकम है और SOPs है जो हमारे डॉक्टर साहब ने और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें करने को कहा है, वो हमने पूरी तरह से किया है। ऑल द सैनिटर्स हैंड वॉशेस एंड दिस मास्क्स हैव बीन ऑलरेडी ब्रॉट। और बच्चों को हमने थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेयरनेस की है कि बच्चों इस तरह करो। और बच्चे इस वक्त पूरे मतलब मुझे हो गया 10 दिन इनके साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, जूम पे कांटेक्ट करके आप किस तरह। और बच्चों में भी बहुत शौक है, क्योंकि आफ्टर 17 मंथ्स वी हैव कम। या ऑनलाइन हम कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं और बच्चा कितना ग्रास्प कर सकता है। देयर इज़ ऑलवेज डिस्ट्रैक्शन इन दैट, तो बिकॉज टीचिंग और लर्निंग में फेस की जो एक्सप्रेशंस है, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है, दोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्लाह मतलब उम्मीद करते हैं, दुआ गो अल्लाह ताला से कि ये साल हमारा हिफाजत से गुजरे, अल्लाह ताला का करम रहे हम पे। तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारी स्टडीज़ अच्छे से गुजरे।
तकरीबन 1 साल के बाद आज वादी कश्मीर में बेशतर स्कूल जो हैं वो एक बार फिर से खुल गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो बच्चे हैं वो यहाँ स्कूलों की तरफ रुख करते हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पे पूरी जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया गया है। जो स्कूल्स हैं वहाँ पे सैनिटाइजर्स रखे गए हैं और मास्क के बगैर जो है बच्चों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। हालांकि अभी सिर्फ 9वीं से ऊपर के जो क्लासेस हैं उनके बच्चे आ रहे हैं। ताहम 8 मार्च से कह रहे हैं कि नर्सरी से जो क्लासेस हैं वो भी शुरू किए जाएंगे। ऐसे में बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोविड की वजह से और आर्टिकल 370 हटने की वजह से उनकी पढ़ाई में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। गुलमर्ग में जारी सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आज चौथे रोज नॉर्डिक स्कीइंग 10 किलोमीटर खवातीन मुकाबले में ITBP के प्रिंस कौर ने गोल्ड मेडल जीता और उत्तराखंड के खिलाड़ी ने कांसे का तमगा हासिल किया। इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सिलसिले में आज चौथे रोज भी यहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लब के मुकाम पे नॉर्डिक स्की के 15 किलोमीटर मेन और वोमेन जैसी खेल मुकाबले हो रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ रियासतों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये बच्चे नॉर्डिक स्की कर रहे हैं और मेडल जीतने की कोशिश में है। और इस स्की में यहाँ पे बड़ी जोर आजमाई करने की जरूरत होती है और बड़ी कुव्वत की जरूरत होती है। इस तरह ये बच्चे इन मुकाबलों में अपनी पोजीशन हासिल करने के लिए जोर आजमाई कर रहे हैं। और इन बच्चों ने यहाँ पे बात की हमारे साथ तो उनका कहना है कि यहाँ पे नेचुरल जो बर्फ है तो बाकी बनिस्बत दीगर रियासतों में जो वहाँ पे आर्टिफिशियल बर्फ होती है और यहाँ पे जो ये नेचुरल बर्फ है ये एक अच्छी सरमाई खेलों के लिए ये गुलमर्ग जो जगह है ये मानी जाती है। उनका मानना है कि हर साल यहाँ पे खेलो इंडिया के सरमाई खेल मुकाबले मुनक्कद किए जाने चाहिए। इसी तरह आज के मुकाबले में कोंगडोरी और आइस रिंक में भी बेशतर मुकाबले हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। फिरोजमानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के क़याम के 63 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ज़िम्न कल यानी 2 मार्च को दारुस्सलाम में रस्म परचम कुशाई तकरीब मुनक़्क़िद होगी। पार्टी सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सुबह 10:30 बजे दारुस्सलाम में परचम कुशाई होगी। प्रोग्राम के दौरान अजीम मरहूम लीडरों को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीब से खिताब करने की बात कही। हमारी पार्टी अपना एक सियासी सफ़र जिसका आगाज़ 1957 में मरहूम फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा और उनके साथियों ने किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस एक ताकत और मौक़िफ़ रखती है। और जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो क़ुरबानियाँ दी, जो खून पसीना बहाया, जेल की सोबतें और मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, आज उन्हीं की क़ुरबानी और मेहनत की वजह से आज मजलिस इस मुकाम को पहुंची है। तो यकीनन हम उन तमाम हमारे मरहूम क़ायदीन को, हमारे जो ज़िम्मेदारान जो आज इस दुनिया में नहीं, उन सबको खराज अक़ीदत पेश करेंगे, उनको याद करेंगे। तो कल इंशाअल्लाह ताला दारुस्सलाम में सुबह 10:30 बजे पहले परचम कशाई होगी और परचम कशाई के बाद एक जलसा होगा। और ये हमारी पार्टी के लिए कल का दिन एक 2 मार्च एक बड़ा अहम और तारीख़ी दिन है और हम तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों के लिए एक फ़ख्र का दिन भी है। और यकीनन तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान मुहिबान मजलिस कल दारुस्सलाम में जमा होंगे और हम अपनी जमात के पैगाम को और जमात की मेहनत और जस्तजू का जिक्र भी करेंगे। जो चीज़ जितनी अहम होती है ना उतनी ही नज़र